हेलो बच्चों, नमस्कार। जय पीडब्ल्यू। क्या हाल चाल है रसगुल्लो? उम्मीद कर रहा हूं पूरी की पूरी रसगुल्ला आर्मी एकदम खुश होगी, स्वस्थ होगी और जबरदस्त पढ़ाई कर रही होगी। तो दोस्तों, ये आपके स्काई सर का बवंडर लेक्चर शुरू होने वाला है। तो इससे पहले मोह माया को त्याग दो, सारी टेंशन को छोड़ दो, अपने दिमाग के खिड़की दरवाजे खोल लो, ताकि जो चीजें मैं पढ़ाऊं वो दिमाग में घुस सके, दिमाग में छप सके। यस, खिड़की दरवाजे खोल लो और एकदम फैल के बैठ जाओ। इतना काम कर लिया गया? तो भाई साहब, बिल्कुल आपके स्काई सर का बवंडर जबरदस्त जिंदाबाद लेक्चर आने वाला है। बिल्कुल रेडी हो जाओ। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम था श्वसन तथा गैसीय विनिमय। यस, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बच्चे, यहां पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि सर, एक वर्ड हमने सुना है यहां पे, ब्रीथिंग, जिसे बोलते हैं श्वासन या संवातन, और एक वर्ड हमने सुना है रेस्पिरेशन, जिसे बोलते हैं श्वसन। आप बताएंगे क्या कि इन दोनों चीजों में अंतर क्या है? हमने कहा बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको मतलब बताता हूं कि ये जो रेस्पिरेशन है, ये जो श्वसन है, इस श्वसन का क्या मतलब है। आपको पता है, हमारे पाचन तंत्र में भोजन का होता है पाचन। पाचन के बाद रक्त के द्वारा उस भोजन को, पचित भोजन को, शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों तक पहुंचाया जाता है, और कोशिकाओं, ऊतकों में जाके उस भोजन का होता है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण होने के बाद क्या बनती है? ऊर्जा। तो मैं कह दूं कि कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण से, पचित भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है, उसे ही क्या बोलते हैं? उसे ही रेस्पिरेशन, श्वसन बोलते हैं। तो मैंने क्या कहा कि कोशिकाओं में, कोशिकाओं में, कोशिकाओं में पचित भोजन के, पचित भोजन के ऑक्सीकरण से, पचित भोजन के ऑक्सीकरण से, पचित भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न, ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया, ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया, करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। कहलाती है। हमने बोला पचित भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा उत्पन्न करनी होती है। अब बताओ, अगर हमारे भोजन में बात करके चले, तो हमारे भोजन का मुख्य भाग जो होता है वो होता है स्टार्च। और आपको पता है, स्टार्च जो है, वो स्टार्च जो है वो ग्लूकोज का बहुलक है। मतलब जब स्टार्च का पाचन करेंगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोज। तो हमने बोला, जब भोजन का पाचन हुआ तो भोजन के पाचन से अपने पास क्या बना? ग्लूकोज। मतलब सेल्स के पास जो पहुंचा, वो कोशिकाओं के पास जो पहुंचा, वो ये ग्लूकोज पहुंचा। कोशिकाओं के पास पहुंचा, सेल्स के पास पहुंचा मेरे बच्चे, वो क्या पहुंचा? ये ग्लूकोज पहुंचा। बोला सर ठीक बात है। फिर क्या हुआ? हमने बोला इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ, मतलब यहां पे वायवीय श्वसन हुआ, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। और जब इस पचित भोजन का ऑक्सीकरण हुआ तो क्या बना? हमने बोला 6CO2 बने, प्लस 6H2O बने, 6CO2 बने, 6H2O बने, 6H2O बने, प्लस ऊर्जा का निर्माण हुआ, प्लस ऊर्जा का निर्माण हुआ, प्लस ऊर्जा का निर्माण हुआ। चले, तो हमें ऊर्जा बनानी थी। क्या बनानी थी? ऊर्जा बनानी थी। वो किससे? इस ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से उत्पन्न हुई। अब याद रखना, यहां पर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनी बेटा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे बनी, ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है हानिकारक। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, ये हमारे लिए हानिकारक होती है। हमें किसी भी कीमत पे इस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। तो मैं ये कह दूं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा, और अगर ऊर्जा उत्पन्न करनी है तो लगातार बाहर से इस ऑक्सीजन को लेना पड़ेगा। किसको लेना पड़ेगा? ऑक्सीजन को लेना पड़ेगा। अब सवाल था, गुरुजी आप बताओ, जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो क्या ये ऑक्सीजन सीधे के सीधे ग्लूकोज पे काम करती है? मैं कहूंगा ना।
ऑक्सीजन कभी भी सीधे प्रत्यक्ष रूप से ग्लूकोज पे, एमिनो अम्ल पे, वसी अम्ल पे कार्य नहीं करती। तो मैंने बोला कि O2 सीधे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड आदि पर कार्य नहीं करती, सीधे नहीं करती। मतलब ये एग्जैक्टली में ग्लूकोज पे, वसीय अम्लों पे, फैटी अम्लों पे सीधे कार्य नहीं करती, प्रत्यक्ष रूप से कार्य नहीं करती, ये अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करती है, ये अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करती है। तब जाके क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। बस इसी प्रक्रिया को बोलते हैं श्वसन। अब आती गुरुजी श्वसन, रेस्पिरेशन का मतलब तो पता चल गया, लेकिन ब्रीथिंग तो बताओ, ब्रीथिंग क्या है? अरे ब्रीथिंग का सीधा मतलब है सांस लेना। मतलब इस कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी है इसको बाहर छोड़ना, बाहर से ऑक्सीजन लेना, इसी को क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग बोलते हैं। तो ब्रीथिंग अलग बात, श्वसन अलग बात। अब पूछेगा सर और क्या खास चीज है इसमें? तो बड़े प्यारे से कंसेप्ट को समझना। एग्जैक्टली ये श्वसन प्रक्रिया है, ये 5 पदों में पूरी होती है। कितने पदों में पूरी होती है? 5। तो जब भी कोई कहे श्वसन के पद तो हम कहेंगे टोटल कितने पद होते हैं? हमने बोला श्वसन में टोटल 5 पद होते हैं। अब वो 5 पद कौन कौन से होते हैं? बेटा सबसे पहला पद, बड़े ध्यान से देखना, सबसे पहला पद आप देखो, ये बाहरी वातावरण है और ये जो अपने पास है, ये अपने पास है फेफड़े। हमने बोला सबसे पहले पद में क्या होता है कि बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन युक्त वायु फेफड़े में आती है। तो ये लाल वाले एरो को बड़े ध्यान से देखना, यहां से हमने बोला बाहरी वातावरण से ये ऑक्सीजन जो थी, ये ऑक्सीजन कहां आ रही थी? फेफड़े में आ रही थी। ऑक्सीजन जो थी ये फेफड़े में आ रही थी, और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड जो थी यहां पे देखो बाहरी वातावरण में जा रही है। बोला हां। तो हमने बोला बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन युक्त एयर का, ऑक्सीजन का फेफड़े में आना, इसे बोलते हैं इंस्पायरेशन। दैट इज अंतः श्वसन, इसे ही बोलते हैं अंतः श्वसन, अंतः श्वसन, अंतः श्वसन, अंतः श्वसन। जबकि यहां पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े से बाहर निकालना, इस बाहर निकालने वाले को बोलते हैं एक्सपायरेशन। मतलब इसी को बोलते हैं निःश्वसन, इसे ही बोलते हैं निःश्वसन, निःश्वसन, निःश्वसन। तो मैं कह दूं कि वातावरण और फेफड़े के बीच गैस का आदान प्रदान हुआ। वातावरण से ऑक्सीजन युक्त वायु फेफड़े में आई और फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु शरीर से बाहर निकली। इस प्रक्रिया को ही बोलते हैं अपन ब्रीथिंग। इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग या श्वसन, या इसी का नाम है पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो जब भी बोले श्वसन के कितने पद? 5 पद, और उन 5 पद में सबसे पहला पद कौन सा है? वो सबसे पहला पद ब्रीथिंग ही है, वो सबसे पहला पद ब्रीथिंग ही है। चले भैया, अब क्या हुआ? हमने बोला गैस जो थी वो कहां पहुंच गई? फेफड़े में पहुंच चुकी। अब याद करो, फेफड़े में रक्त आता है, वो आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा रक्त था जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो थी, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो खूब सारी थी, कार्बन डाइऑक्साइड खूब सारी थी। तो हुआ क्या? जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फेफड़े में आया तो ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड तो फेफड़े में गई और फेफड़े से ऑक्सीजन जो थी वो रक्त में आई। तो हमने बोला यहां पर गैस का विनिमय हुआ, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? विसरण के द्वारा। यहां पर भी विसरण हुआ, यहां पर भी विसरण हुआ। ऑक्सीजन फेफड़े से रक्त में गई, कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़े में आई। इसको अपन बोलते बाह्य श्वसन। मतलब ये काम जो हुआ, ये सबसे ज्यादा गैसीय विनिमय फेफड़े की कुपिकाओं में हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं एल्वियोलर वेंटिलेशन। एल्वियोलर वेंटिलेशन, इसे बोला था पल्मोनरी वेंटिलेशन, इसे बोला था पल्मोनरी वेंटिलेशन, इसे बोल दिया एल्वियोलर वेंटिलेशन। मतलब अब ऑक्सीजन जो थी वो रक्त में आ गई। अब क्या काम किया? मैंने बोला ये रक्त गैसों का परिवहन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से को ऊतक से टिश्यू की तरफ लाएगा, ऑक्सीजन को टिश्यू से ऊतकों की तरफ ले जाएगा। चले फिर क्या हुआ? हमने बोला गैसीय विनिमय का चौथा पद अपने पास आया। चौथा पद आया, उसे हमने बोला आंतरिक श्वसन। पूछेगा आंतरिक श्वसन में क्या होता है?
आंतरिक श्वसन में क्या हुआ, रक्त में से ऑक्सीजन जो थी बेटा वो ऊतक में या कोशिका में गई और कोशिका में जाके जो पचित भोजन था उसका ऑक्सीकरण किया। जब पचित भोजन का ऑक्सीकरण किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, जल बनी और ऊर्जा बनी। याद करो ये कार्बन डाइऑक्साइड सेहत के लिए कैसी थी, हानिकारक। तो हमने बोला ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल के कहां चली गई, रक्त में चली गई। तो जब भी बोले आंतरिक श्वसन में क्या होता है तो हमने बोला कोशिकाओं ऊतकों में से कार्बन डाइऑक्साइड तो आती है रक्त में, और रक्त में से ऑक्सीजन जो थी वो विसरण के द्वारा कहां पहुंचती है, कोशिकाओं या ऊतकों में। तो रक्त तथा कोशिकाओं के बीच जो गैस का विनिमय होता है उसे बोलते आंतरिक श्वसन। कौन सा श्वसन बोलते, आंतरिक श्वसन। और आंतरिक श्वसन के बाद क्या हुआ, ये ऑक्सीजन भोजन का ऑक्सीकरण करके और क्या प्रोड्यूस करेगी, ऊर्जा बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, जल बनाएगी। इसको बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। और कोशिकीय श्वसन जो था, ये कोशिकीय श्वसन जो था, सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो था, एग्जैक्टली में ये एक कैटाबोलिक प्रक्रिया थी जिसमें भोजन को क्या किया जा रहा था, तोड़ा जा रहा था। क्या किया जा रहा था, तोड़ा जा रहा था। तो इस तरह से श्वसन के टोटल कितने पद हुए, 5 पद। पहले पद को श्वसन ब्रीथिंग, दूसरे पद को बाह्य श्वसन या एल्वियोलर वेंटिलेशन, तीसरा जो पद था वो रक्त के द्वारा गैसों का परिवहन, चौथे पद को आंतरिक श्वसन। और आंतरिक श्वसन में गैसीय विनिमय किसके बीच हुआ, रक्त तथा कोशिकाओं के बीच गैसीय विनिमय। और 5वें पद को बोल दिया कोशिकीय श्वसन जिसमें ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और ये एक कैटाबोलिक प्रक्रिया है। ये श्वसन के 5 पद है, एक एक पद को सलीके से दिमाग में छाप लेना। चले भैया, क्या इतनी सी कहानी क्लियर है? ये पूरी की पूरी कहानी जो एनसीईआरटी ने लाइन लाइन करके लिख रखी थी, मैंने पैराग्राफ को हटा दिया और डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब बात था, चलो सर श्वसन की कहानी तो पूरी हुई, लेकिन गुरुजी एक बात बताओ, अगर कोई हमसे कहे कि मानव का जो श्वसन तंत्र है उसके कितने भाग हैं? बेटा मानव के श्वसन तंत्र को हमने 2 भागों में बांटा। एक था श्वसन मार्ग और दूसरा भाग था फेफड़े। तो मानव श्वसन तंत्र को हमने कितने भागों में बांटा, 2 भाग में। एक है श्वसन मार्ग और दूसरा है फेफड़े। पूछेगा सर श्वसन मार्ग कहां है? याद करो फेफड़े के अंदर वायु जानी चाहिए और फेफड़े की भी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? जब भी कोई कहे फेफड़े की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई, जब भी कोई कहे फेफड़े की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई तथा क्रियात्मक इकाई वो क्या है? हमने बोला वो मेरे पास है कूपिकाएं। फेफड़े की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है कूपिकाएं, जिन्हें बोलते हैं एल्वियोलाई। जब भी कोई कहे बताओ फेफड़े की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई, हमने बोला कूपिकाएं हैं जिन्हें बोलते हैं एल्वियोलाई। कूपिकाएं हैं जिन्हें बोलते हैं एल्वियोलाई। तो अब बड़े ध्यान से देखो, वो कहेगा श्वसन मार्ग क्या था? आप याद करो बाहर के वातावरण से गैस जो थी वो विभिन्न रास्तों से होती हुई कहां पहुंच रही थी? फेफड़े की कूपिकाओं में पहुंच रही थी। तो वो संपूर्ण मार्ग जिससे होते हुए वातावरण की गैस कहां पहुंचेगी? फेफड़े की इन कूपिकाओं में पहुंचेगी। उसी को अपन क्या बोलते हैं? श्वसन मार्ग। और इस श्वसन मार्ग की शुरुआत कहां से हुई? ये नाक के 2 छिद्र हैं, इन्हें बोलते हैं बाह्य नासा छिद्र, और खत्म कहां पे हुआ? फेफड़े की कूपिकाओं पे। इसलिए मैंने बोला कि बाह्य नासा छिद्र से लेकर फेफड़े की कूपिकाओं तक का भाग, उसको क्या बोलते हैं? श्वसन मार्ग। अब इस श्वसन मार्ग को 2 भागों में हमने डिवाइड कर लिया। एक भाग को बोला चालन क्षेत्र या संवहन क्षेत्र और दूसरे भाग को बोला विनिमय क्षेत्र। बोला गुरुजी ये चालन क्षेत्र है, ये कहां से लेके कहां तक का भाग है? हमने बोला बाह्य नासा छिद्र से लेके अंतस्थ श्वसनिका। इस अंतस्थ श्वसनिका को ही इंग्लिश में बोल के चलते हैं बेटा, वो बोल के चलते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। हमने बोला इसी को बोल के चलते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। तो जब भी बोले कि बताओ बाह्य नासा छिद्र से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स अंतःश्वसनिका तक का भाग क्या कहलाता है? चालन क्षेत्र कहलाता है।
कौन सा क्षेत्र कहलाता है? चालन क्षेत्र कहलाता है। इस चालन क्षेत्र का क्या काम था मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, बड़े ध्यान से देखना। लेकिन जब हम इन क्षेत्र को स्टडी करते हैं तो पता चला कि श्वास नली से लेकर प्रारंभिक श्वसनिका तक का जब भाग स्टडी किया तो क्या पता चला कि उस भाग में सीलिया भी क्या थे? उपस्थित थे। उस भाग में म्यूकस ग्रंथि भी क्या थी? उपस्थित थी। उसमें अपूर्ण उपास्थि वलय भी उपस्थित थी जो सहारा प्रदान कर रही थी। तो हमने बोला चालन क्षेत्र का कौन सा भाग? श्वास नली से लेके प्रारंभिक श्वसनिका तक के भाग में सीलिया भी उपस्थित थे, म्यूकस ग्रंथि भी उपस्थित थी और अपूर्ण उपास्थि वलय भी उपस्थित थी। लेकिन इसका जो अंतिम भाग था जिसे बोला अंतस्थ श्वसनिका, दैट इज टर्मिनल ब्रोंकियोल, जब इन टर्मिनल ब्रोंकियोल को देखा तो यह भी चालन क्षेत्र का ही भाग था, लेकिन इस भाग में सीलिया भी अनुपस्थित, सीलिया भी नहीं थे, म्यूकस ग्रंथि भी नहीं थी और ये अपूर्ण उपास्थि वलय भी नहीं थी, अपूर्ण उपास्थि वलय भी नहीं थी। तो एक सवाल पूछेगा, वो पूछेगा कि क्या श्वास नली से लेकर अंतस्थ श्वसनिका तक संपूर्ण चालन क्षेत्र जो था, श्वास नली से लेकर अंतस्थ श्वसनिका तक के चालन क्षेत्र में अपूर्ण उपास्थि वलय पाई जाती है? तो आपका जवाब क्या होगा? जल्दी से लिखो मुझे कमेंट में, जल्दी से कमेंट में जवाब लिखो, आपका जवाब क्या होगा? बोले सर हमारा जवाब होगा नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे। श्वास नली से लेकर केवल प्रारंभिक श्वसनिका तक ही अपूर्ण उपास्थि वलय पाई जाती है, अंतस्थ श्वसनिका में अपूर्ण उपास्थि वलय भी अनुपस्थित है, म्यूकस ग्रंथि भी अनुपस्थित है और सीलिया भी अनुपस्थित है। बोला सर ठीक है। दूसरा क्षेत्र है विनिमय क्षेत्र। बेटा ये विनिमय क्षेत्र वो था जो रक्त के साथ गैसीय विनिमय करता है। यहां तक का भाग था ये रक्त के साथ गैसीय विनिमय नहीं करता, ये वो भाग था जो रक्त के साथ गैसीय विनिमय करता है। मतलब अंतस्थ श्वसनिका जो था वो जाके खुलती है, वो जाके खुलती है इस श्वसनीय श्वसनिका में। अंतः श्वसनिका किस में जाके खुलती है? इस श्वसनीय श्वसनिका में जाके खुलती है। इस श्वसनीय श्वसनिका से लेकर फेफड़े की कुपिकाओं तक का पूरा भाग है, उसे बोलते विनिमय क्षेत्र। और वो विनिमय क्षेत्र जो था, वो विनिमय क्षेत्र ऐसा भाग था जहां पर सीलिया भी नहीं होता, म्यूकस ग्रंथि भी नहीं होती और अपूर्ण उपास्थि वलय भी नहीं होती। मतलब ये तीनों की तीनों चीजें इस अंतस्थ श्वसनिका के जैसी ही है। किसमें? विनिमय क्षेत्र में। किसमें? विनिमय क्षेत्र में। अब बात थी, चलो गुरुजी इतनी बात तो क्लियर हुई और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कंक्लूजन यहां पे निकल के आ गया कि चालन क्षेत्र का अंतस्थ श्वसनिका वाला भाग वो था जहां पे सीलिया भी अनुपस्थित, म्यूकस ग्रंथि भी अनुपस्थित और तीसरा अपूर्ण उपास्थि वलय भी अनुपस्थित। सर एक बात बताओ, क्या ये चालन क्षेत्र क्या काम करता है? आप बताओ ये विनिमय क्षेत्र क्या काम करता है? बेटा बिल्कुल मैं एनसीईआरटी माता की लाइन टू लाइन बोल के बताता हूं, बड़े ध्यान से देखना। बेटा अगर मेरे से कोई कहे कि साहब आप हमें चालन क्षेत्र का कार्य बताइए, बड़े ध्यान से बड़े इत्मीनान से देखिएगा कि अगर मेरे से कोई कहे कि साहब आप हमें चालन क्षेत्र का कार्य बताइए, बड़े ध्यान से देखना। बेटा ये चालन क्षेत्र जो था इसके मोटे मोटे हमने 4 काम लिखे। पहला क्या काम था? हमने बोला विनिमय क्षेत्र वो था जो रक्त के साथ गैसीय विनिमय कर रहा था, मतलब रक्त को ऑक्सीजन दे रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा था। चालन क्षेत्र जो था ये गैसीय विनिमय में भाग नहीं लेता, ये कभी भी रक्त के साथ गैसीय विनिमय नहीं करता, रक्त के साथ गैसीय विनिमय नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। तो हमने बोला ये रक्त के साथ गैसीय विनिमय नहीं करता, नहीं करता। इसकी इतनी औकात नहीं कि ये रक्त के साथ गैसीय विनिमय कर सके। तो बोला गुरुजी अगर ये रक्त के साथ गैसीय विनिमय नहीं करता तो फिर ये करता क्या है? बेटा ये चालन क्षेत्र क्या काम करता है? ये बाहरी वातावरण की जो वायु थी उस वायु को इस विनिमय क्षेत्र तक लेकर आता है। तो चालन क्षेत्र क्या काम करता है? बाहरी वातावरण से वायु जो थी उसको विनिमय क्षेत्र तक लेकर कौन आएगा?
चालन क्षेत्र लेके आएगा। अब देखो हम सांस लेंगे तो बाहर की वायु में बहुत सारे धूल के कण होंगे, डस्ट पार्टिकल होंगे कि नहीं होंगे? बोला हाँ। तो याद रखना ये चालन क्षेत्र जो था, ये चालन क्षेत्र जो था, ये चालन क्षेत्र क्या काम करेगा? उन डस्ट पार्टिकल्स को फेफड़े में पहुंचने से रोकेगा। ये कोशिश यही करेगा कि वो डस्ट पार्टिकल जो था वो चालन क्षेत्र में पाए जाने वाले म्यूकस से चिपक जाए और सीलिया के द्वारा ये उन्हें बाहर फेंक दे। वो कभी भी फेफड़े में नहीं जानी चाहिए, फेफड़े की कुपिकाओं तक नहीं पहुंचने चाहिए। तो मैं कह दूं कि ये क्या काम करता है कि ये वायु को छानने का काम करता है, ये वायु को छानने का काम करता है। ये दूसरा काम किसने किया? वो भी किया चालन क्षेत्र ने। तीसरा, बेटा याद करो बाहर से जो वायु आई वो आई शुष्क वायु। कैसी वायु आई? शुष्क वायु। वो शुष्क वायु आई, लेकिन चालन क्षेत्र पर जो था वो तो पूरी की पूरी सरफेस पे क्या था? म्यूकस। मतलब वो सरफेस कैसी थी? नम सरफेस थी। तो बाहर से जो ड्राई एयर आई, शुष्क वायु आई, जब वो नम सरफेस पर से गुजरेगी तो वो ड्राई एयर कैसी वायु में बदल जाएगी? नम वायु में बदल जाएगी। तो मैं कहूं ये चालन क्षेत्र क्या काम करता है? बाहर की शुष्क वायु को नम वायु में बदलने का काम करता है। चले तीसरा काम, आपको पता है हमारे शरीर का तापमान हर मौसम में कांस्टेंट होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बोलो होता है कि नहीं होता? आप कहोगे हाँ सर होता है। अब देखो गर्मियों में वातावरण का तापमान क्या होता है? बहुत ज्यादा, 50 डिग्री तक हो जाता है। तो बाहर जो एयर रहेगी उसका तापमान भी कितना रहेगा? 50। तो बाहर से जो हवा आई उसका तापमान 50 था, हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो शरीर उस एयर के कंपैरिजन में क्या था? ठंडा। तो जब बाहर से 50 डिग्री की वायु आई, वो चालन क्षेत्र से गुजरी, तो चालन क्षेत्र क्या था? ठंडा। मतलब ऐसा हुआ जैसे अमरनाथ की गुफाओं में से वायु गुजर रही है। जब उस 37 डिग्री वाले ठंडे वातावरण से वायु गुजरी, 50 डिग्री वाली वायु गुजरी, तो वो वायु क्या हो जाएगी? ठंडी। तो मैंने क्या कहा कि गर्मियों में इसने क्या काम किया? चालन क्षेत्र ने बाहर की गर्म वायु को ठंडा किया और ठंडा करके उसका तापमान कितना कर दिया? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, शरीर के तापमान के बराबर कर दिया कि नहीं कर दिया? बोला हाँ भैया कर दिया। अब पूछेगा सर्दियों में क्या हुआ? अरे अब सर्दियों में शरीर का तापमान तो 37 डिग्री है, लेकिन बाहर का तापमान कहीं पे 5 डिग्री, कहीं पे 10 डिग्री, कहीं पे 0 डिग्री, कहीं पे माइनस में टेम्परेचर है। अब बताओ मान लीजिए बाहर से तुम 0 डिग्री वाली ठंडी वायु लोगे, तो जो ही वो ठंडी वायु आएगी तो शरीर के अंदर का तापमान कितना था? 37 डिग्री। मतलब शरीर तो एक गर्म भट्टी है और वायु बहुत ठंडी है। अब बताओ जब वो ठंडी वायु इस चालन क्षेत्र की 37 डिग्री वाली गर्म भट्टी से गुजरेगी तो वो ठंडी वायु क्या हो जाएगी? गर्म। कितनी गर्म होगी? वो जब तक गर्म होती रहेगी जब तक उसका तापमान कितना हो जाए ना हो जाए? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, शरीर के तापमान के बराबर ना हो जाए। तो मैं ये कहूं कि ये चालन क्षेत्र बाहरी वायु के तापमान को शरीर के तापमान के समान करता है। कौन? चालन क्षेत्र। तो ये 4 बहुत महत्वपूर्ण कार्य हमने किसके लिखे? चालन क्षेत्र के। अब बात करते हैं, सर आप बताइए ना विनिमय क्षेत्र का क्या काम है? बच्चे जब भी आप इस विनिमय क्षेत्र के बारे में बात करोगे तो मैंने पहले ही बोला नाम ही है विनिमय। मतलब ये गैसों का विनिमय करता है। किसके साथ? ये विनिमय क्षेत्र जो था ये रक्त को ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो मैं कह दूं कि ये एक ऐसा क्षेत्र था जो रक्त के साथ गैसीय विनिमय करता है। पूछेगा सर ठीक है, लेकिन गुरुजी एक बात बताओ, ये गैस का विनिमय तो विनिमय क्षेत्र करेगा, लेकिन विनिमय क्षेत्र में सबसे ज्यादा गैस का विनिमय क्या कहां होता है? बेटा विनिमय क्षेत्र में गैसीय विनिमय का मुख्य स्थल, सबसे ज्यादा गैसीय विनिमय जो होता है वो फेफड़े की कुपिकाओं में होता है। एल्वियोलाई ऑफ लंग्स वो जगह थी जहां पर गैस का विनिमय सबसे ज्यादा होता है। गैस का विनिमय सबसे ज्यादा होता है। यस चले भैया, क्या इतनी सी बात एकदम क्लियर है? क्या ये कहानी एकदम क्लियर है? यस आप बता दीजिए। बोला सर डन। अब बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। मैं बात करता हूं मानव श्वसन तंत्र में, बात करता हूं आपसे, वो बात करता हूं नासा मार्ग और ग्रसनी के बारे में। चले भाई बड़े ध्यान से देखना। हमने आपके सामने ये बड़ी ही खूबसूरत सी लड़की की फोटो बनाई है। मान लीजिए रसगुल्ली कोई और नहीं, ये लड़की कोई और नहीं, ये हमारी रसगुल्ली है। ये लड़की कोई और नहीं, ये हमारी लाडली प्यारी रसगुल्ली है। ये लो, हमने बोला ये रसगुल्ली है। बड़े ध्यान से देखना, इस रसगुल्ली में हमने बोला ये रसगुल्ली के नाक के छिद्र है। यस, रसगुल्ली के नाक के छिद्र है। चले, ये रसगुल्ली के नाक के छिद्र है। ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये इस रसगुल्ली की मुख गुहा है। ये मेरे पास क्या है? ये इस रसगुल्ली की मुख गुहा है। ये इस रसगुल्ली की मुख गुहा है।
बोला गुरुजी ठीक है। यहां पे देखो ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये इस रसगुल्ले के आहार नाल का भाग है, और आहार नाल के इस भाग को बोलते हैं ईसोफेगस, या इसी को बोलते हैं ग्रसिका। ग्रसिका यही मेरे पास है, ग्रसिका, जिसको अपन बोलते हैं ईसोफेगस। ये हमारे पाचन तंत्र का भाग है। ये यहां पे ये जो दिखाई दे रहा है ये इस पाचन तंत्र का द्वार है, और इसे ही अपन बोलते हैं गैलेट। इस पाचन तंत्र के द्वार को क्या बोलते हैं? गैलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैलेट बोलते हैं। यहां पे देखो मेरे बच्चे, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये हमारी है श्वास नली। ये हमारे पास क्या है? ये हमारी है श्वास नली। ये हमारे पास क्या है? ये हमारी है श्वास नली। ये हमारी श्वास नली है, और यहां पे देखो बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से, आपको ये जो दिखाई दे रहा है, यहां पे देखो आपको बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से, आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये बेटा हमारा ध्वनि यंत्र है, जिसको अपन बोलते हैं लैरिंक्स। ये जो दिखाई दे रहा है बच्चे, ये मेरे पास क्या है? हमने बोला ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये हमारा ध्वनि यंत्र। ये हमारा ध्वनि यंत्र है, जिसको मेरे बच्चे हम बोलते हैं लैरिंक्स, जिसे हम बोलते हैं लैरिंक्स। बोला सर ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना, अब बड़े ध्यान से देखना, मैं एक एक चीज को बड़े ध्यान से बताता हूं। बच्चे आप देखिए, ये जो बाहर जो नाक के दो छिद्र दिखाई दे रहे हैं, इनको अपन बोलते हैं बाह्य नासा छिद्र। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन, ये जो मेरे पास है, इनको अपन बोलते हैं बाह्य नासा छिद्र। इनको अपन बोलते हैं, वो बोलते हैं बाह्य नासा छिद्र। बोला सर ठीक है। ये बाह्य नासा छिद्र कहां है बेटा? ये वाला जो भाग है ये ऊपरी होठ है। देखो ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे, ये मेरे पास क्या है? ऊपरी होठ। ये मेरे पास है ऊपरी होठ। ये मेरे पास है ऊपरी होठ। तो ये जो ऊपरी होठ है, इस ऊपरी होठ के ऊपर एक जोड़ी बाह्य नासा छिद्र है। एक जोड़ी बाह्य नासा छिद्र है। ये नासा छिद्र अंदर की तरफ भी है। देखो अंदर की तरफ भी ये दो छिद्र दिखाई दे रहे हैं। जैसे बाहर की तरफ दो छिद्र है, ऐसे ही अंदर की तरफ भी ये दो छिद्र आपको दिखाई दे रहे हैं। इनको अपन बोलते हैं आंतरिक नासा छिद्र। इनको अपन बोलते हैं आंतरिक नासा छिद्र। अब बड़े ध्यान से देखना, हमने बोला ये बाहर का नासा छिद्र और ये अंदर वाला, तो ये बीच का भाग कौन सा है? इसी को बोलते हैं नासा मार्ग या नासा कक्ष। ये जो बीच का भाग आपको मेरे बच्चे दिखाई दे रहा है, ये ही मेरे पास है नासा कक्ष। नासा कक्ष या नासा मार्ग, यही भाग है। पूछेगा सर ठीक है, अब गुरुजी आगे की कहानी मेरे को बताओ, क्या कहानी है? बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखिएगा। इतनी बात क्लियर है? अब बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला ये मेरे पास जो था, ये भाग तो ग्रसिका था, आहारनाल का भाग था। ये आहारनाल का द्वार है, जिसे बोलते हैं गैलेट। यहां पे देखो ये जो श्वास नली वाला भाग था, ये ध्वनि यंत्र है। और ये हरे रंग वाला जो आपको दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे यहां पर, ये हरे रंग वाला, इसको अपन बोलते हैं ग्लोटिस। इसे अपन बोलते हैं ग्लोटिस। अब सवाल पूछोगे सर ये ग्लोटिस किसका द्वार है? तो देखो ये ध्वनि यंत्र है और ये ध्वनि यंत्र का द्वार है। तो जब भी पूछे ग्लोटिस क्या है, तो हमने बोला ये ध्वनि यंत्र का द्वार है। तो ग्लोटिस क्या है? हमने बोला ये ग्लोटिस जो अपने पास है, ये ध्वनि यंत्र का द्वार है। ध्वनि यंत्र का द्वार है। चले भैया, बोला सर ठीक है। अब यहां पे देखो, ये ग्लोटिस तो ध्वनि यंत्र का द्वार है, लेकिन इस ग्लोटिस के थोड़ा सा ऊपर जाके देखो, आप यहां पे जाकर देखोगे तो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी। इसको अपन बोलते हैं मेरे बच्चे एपीग्लोटिस। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एपीग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस जो है, ये एपिग्लोटिस वो थी जो कहां दिखाई दे रही है? ग्लोटिस के ऊपर। और ये किससे बनी है बेटा? ये पतली लचीली उपास्थि है। तो मैंने बोला ये मेरे पास पतली तथा लचीली उपास्थि से बनी होती है। उपास्थि से बनी होती है।
ये पतली तथा लचीली उपास्थि से बनी होती है। कौन? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, यस, एपिग्लोटिस किससे बनी है? पतली तथा लचीली उपास्थि से बनी है। कौन? एपिग्लोटिस। अब पूरा खेल और पूरी कहानी देखना। वो पूछेगा गुरुजी इस ध्वनि यंत्र के बारे में बताओ, ये ध्वनि यंत्र जो है ये किस चीज से बना है? बेटा ये ध्वनि यंत्र जो था ये एक उपास्थि से बनी हुई पेटी है, इसलिए इसको बोलते हैं ध्वनि पेटिका। तो हमने बोला ये मेरे इसको ध्वनि यंत्र है, ये उपास्थि से बना होता है, उपास्थि से बना होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? हमने बोला इसी को अपन बोलते हैं ध्वनि पेटिका। इसी को अपन क्या बोलते हैं? इसी को अपन बोलते हैं, वो बोलते हैं ध्वनि पेटिका। क्या बोलते हैं? ध्वनि पेटिका। इस ध्वनि यंत्र का क्या काम है? मैंने बोला ये ध्वनि उत्पन्न करता है। तो ये क्या काम करता है? हमने बोला ये ध्वनि उत्पन्न, ये ध्वनि उत्पन्न करता है। तो ध्वनि यंत्र क्या करता है? हमने बोला ये ध्वनि उत्पन्न करने का काम करता है। कौन? ध्वनि यंत्र ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य करता है। अब बड़े ध्यान से सुनना क्या हुआ। हमने बोला ये रसगुल्ली थी, इस रसगुल्ली को सांस लेना था। बड़े ध्यान से देखना, रसगुल्ली को क्या करना था बेटा? सांस लेना था। रसगुल्ली को फिर खाना खाना था। तो एक एक करके बात करते हैं कि अगर रसगुल्ली ने खाना खाया तो क्या हुआ। देखिए हमने बोला ये रसगुल्ली थी, रसगुल्ली को लगी भूख, और जब भूख लगी तो इसको खाना था खाना। रसगुल्ली क्या खाएगी? बोल रहे रसगुल्ली क्या खाएगी? सर मैं समोसा खाऊंगी। ये लो, इस रसगुल्ली को खाना था, वो खाना था समोसा। ये लो, हमने रसगुल्ली के लिए बना दिया गर्मा गर्म समोसा, गर्मा गर्म समोसा। ये लो भैया, ये समोसा। समोसा है कि मसोसा? सर समोसा, समोसा खाऊंगा सर, समोसा खाऊंगा सर, समोसा। ये इस रसगुल्ली के लिए भाई हम ले आए यहाँ पे खरीद के, ये गर्मा गर्म समोसा, मसोसा, मसोसा ले आए, मसोसा। हाँ मसोसा खाएगी, लाल चटनी भी डाल के, हरी चटनी भी डाल के, एक एक बूंद आंखों में भी डाल लेना। हाँ आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। यह शाबाश बच्चा, बहुत अच्छी बच्ची है। रसगुल्ली ने खाया समोसा। ये लो भाई साहब, और रसगुल्ली ने क्या बड़ा सा मुंह फाड़ा और रसगुल्ली ने समोसा खाया। ये लो, समोसा खाया, समोसा खाया, समोसा खाया। वो समोसा खा रही थी, खाने को निगल रही थी, और भाई साहब ये लो, ये गैलेट जो था इससे होता हुआ वो कहां चला गया? फूड पाइप में चला गया, इस ग्रसिका में चला गया। बोला भैया ठीक है। अब रसगुल्ली को सांस लेना था, तो अब रसगुल्ली को सांस लेना था, तो सांस लेने का पूरा प्रोसेस बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखिएगा। मैंने बोला रसगुल्ली को सांस लेना था, सांस लेना था, तो रसगुल्ली ने बाहर से क्या लिया? एनवायरमेंट से एयर। हमने बोला रसगुल्ली ने एयर ली, एयर ली, रसगुल्ली ने सांस किससे लिया? ऑब्वियसली नाक से लेगी यार, हम भी नाक से सांस ले रहे। रसगुल्ली ने नाक से सांस लिया, बाह्य नासा छिद्र से हवा घुसी, नासा कक्ष में गई, नासा कक्ष से होती हुई हवा बाहर निकली आंतरिक नासा छिद्र के द्वारा, फिर यहां से होती हुई ये जो हवा थी ये आगे गई और आगे जाके श्वसन मार्ग में चली गई। तो आप बड़े ध्यान से देखना, आप बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना बेटा। ये भाग देखना, ये भाग जहां से भोजन मार्ग और वायु मार्ग दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, इसी भाग को अपन बोलते हैं बेटा ग्रसनी। जिसी को बोलते हैं ग्रसनी, या इंग्लिश में बोलते हैं फेरिंग्स। तो मैं ये कह दूं कि ये ग्रसनी या फेरिंग्स वो भाग था जहां से भोजन भी होके गुजरा, जहां से वायु भी होके गुजरी। तो एनसीईआरटी माता एक लाइन लिखी, क्या लिखी? वो बोली कि ग्रसनी जो है वो भोजन तथा वायु का उभयनिष्ठ मार्ग है। तो मैं भी ये बात लिख दूं कि ये भोजन तथा वायु का, भोजन तथा वायु का उभयनिष्ठ भोजन तथा वायु का उभयनिष्ठ मार्ग है। ये भोजन तथा वायु का कैसा मार्ग है बेटा? ये भोजन तथा वायु का उभयनिष्ठ मार्ग है। क्या? ग्रसनी। ग्रसनी भोजन तथा वायु का उभयनिष्ठ मार्ग है। ये बात आपको याद रखनी है। अब सवाल पूछेगा, गुरुजी एक बात बताओ, क्या जब ये रसगुल्ली समोसे को निगल रही थी, तो रसगुल्ली ने जब समोसा निगला तो वो समोसा जो था वो इस
ग्रसिका छिद्र में पहुंचने से पहले तो इस ग्लोटिस के ऊपर से गुजरा, तो समोसे को कैसे पता चला कि तुझे इसमें जाना है? वो तो इस वायु वाले मार्ग में भी तो जा सकता था। हमने कहा बिल्कुल जा सकता था, लेकिन ये जो एपिग्लोटिस था, ये निगल, जब भोजन को निगलते हैं तो ग्लोटिस को क्या कर लेता है? ढक लेता है, ताकि भोजन के कण श्वसन मार्ग में, इस ध्वनि यंत्र में प्रवेश नहीं कर पाए। तो जब भी बोले कि बताओ ग्लोटिस क्या, एपिग्लोटिस क्या काम करता है, तो मैंने बोला ये भोजन को निगलते समय, भोजन को निगलते समय, ये भोजन को निगलते समय ग्लोटिस को ढक लेता है। ये भोजन को निगलते समय ग्लोटिस को ढक लेता है। ये भोजन को निगलते समय ग्लोटिस को ढक लेता है। भोजन को निगलते समय ग्लोटिस को ढक लेता है। कौन? एपिग्लोटिस जो होता है वो भोजन को निगलते समय ग्लोटिस को ढक लेता है। ये कहानी थी अपनी किसकी? नेजल पासेज, दैट इज नासा मार्ग क्या था, ग्रसनी क्या था, एपिग्लोटिस की क्या कहानी थी, और हमने ग्लोटिस क्या था, ध्वनि यंत्र क्या था, इतनी सारी बात इस रसगुल्ले के एक ही डायग्राम में कर ली। अब मेरे को बता दो, क्या इतनी सी कहानी इस डायग्राम को देखते ही क्लियर है? एनसीईआरटी माता की मेरे बच्चे, अगर एक एक लाइन क्लियर है तो कसम खा के कहो, मुस्कुरा के कहो, सर आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। यस, साथ तुम्हारा ही चाहिए मुझे। यस, क्लियर है? चलो भाई, अब हम बात करते, वो बात करते मेरे बच्चे इस श्वास नली के बारे में। किसके बारे में? इस श्वास नली के बारे में बात करता हूं। बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखना। मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूं वो बात किसके बारे में कर रहा हूं? इस श्वास नली के बारे में बात कर रहा हूं, इस ट्रेकिया के बारे में बात कर रहा हूं। चले, तो पहले मैं ट्रेकिया का एक डायग्राम बना लेता हूं, मैं मेरी कहानी सुना देता हूं, फिर एनसीईआरटी माता की ये जो लाइंस है हम इनके बारे में बात कर लेंगे। बड़े ध्यान से देखना बेटा। आपके सामने ये जो डायग्राम मैंने बनाया, ये डायग्राम मेरे पास श्वास नली का डायग्राम है। तो ये जो व्हाइट रंग की आपको दिखाई दे रही है, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है श्वास नली। ये मेरे पास है श्वास नली। आप याद करो, ये मेरे पास ध्वनि यंत्र है। इस ध्वनि यंत्र के नीचे से लगभग यहां से श्वास नली शुरू होती है और यहां से होती है और लगभग यहां तक मिलती है। जो ये PW लिख रहा है ना फिजिक्स वाला, लगभग यहां तक श्वास नली मिलती है। तो हमने कहा कि अगर कोई कहे कि ये जो श्वास नली है, इस श्वास नली की सर लंबाई कितनी है? हमने कहा इसकी लंबाई है वो है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर। 10 से 12 सेंटीमीटर। ये एकदम सीधी नली है, जो कहां से? जो नेक से शुरू होके वक्ष के मध्य भाग तक फैली है। तो मैंने बोला ये सीधी नली का है, नली का है जो ग्रीवा से मध्य वक्ष तक फैली है, तक फैली है, फैली है। अब याद करो, मैंने बोला ये श्वास नली कौन से क्षेत्र का भाग है? आप कहोगे सर चालन क्षेत्र का भाग है। और याद करो, चालन क्षेत्र में श्वास नली से लेकर प्रारंभिक श्वसनिका तक का जो भाग था, वहां पर उपास्थि वलय थी कि नहीं थी? बोला हाँ। वो कैसी थी? अपूर्ण उपास्थि वलय। तो बेटा यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये मेरे पास अपूर्ण उपास्थि वलय है। ये मेरे पास कैसी है? ये मेरे पास है अपूर्ण उपास्थिल। ये मेरे पास है अपूर्ण उपास्थिल वलय। ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास है अपूर्ण उपास्थिल वलय। ये मेरे पास अपूर्ण उपास्थिल वलय है। चले, हमने कहा कि भाई साहब ये मेरे पास अपूर्ण उपास्थिल वलय है। अब सवाल ये था कि सर ये अपूर्ण उपास्थिल वलय जो थी, ये किस चीज से बनी हुई थी? बेटा ये अपूर्ण उपास्थित वलय जो थी, ये भी काचाभ उपास्थि, जिसको अपन बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज से बनी थी। और ये क्या काम करती है? ये सहारा प्रदान करती है। तो हमने बोला अपूर्ण उपास्थिल वलय कौन सी कार्टिलेज से? हमने बोला ये अपने पास है हाइलिन
कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज से बनी है, से बनी है। दूसरी, ये क्या काम करती है? मैंने बोला ये सहारा प्रदान करती है, करती है। मतलब जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते टाइम पे ये सांस नली को पिचकने से बचाने का काम करती है। कौन? अपूर्ण उपास्थि वलय, जो कि सी शेप होती है, सी शेप होती है। बोला सर ठीक है। अब देखो श्वास नली जो थी वो यहां से शुरू हुई और यहां पे खत्म हो रही है। बोला हाँ। हमने बोला ये वाला जो पॉइंट जो था, ये वाला पॉइंट जो था, इस वाले पॉइंट पे जाके ये श्वास नली दो शाखाओं में बट गई। ये वाला जो भाग है इसको अपन बोलते हैं दायां फेफड़ा, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? दायां फेफड़ा, इसको अपन बोलते हैं दायां फेफड़ा। और ये वाला जो मेरे पास है, ये मेरे पास है बायां फेफड़ा, ये मेरे पास है बायां फेफड़ा। तो हमने क्या कहा कि ये मेरे पास, ये मेरे पास, ये मेरे पास वो पॉइंट था जहां पे जाके ये श्वास नली दो शाखाओं में विभक्त हो गई। एक शाखा कहां चली गई? दाएं फेफड़े में। एक कहां चली गई? बाएं फेफड़े में। बेटा ये वाली शाखा जो दाएं फेफड़े में आ रही है, ये वाली शाखा जो दाएं फेफड़े में आ रही है, इस दाएं फेफड़े में आने वाली शाखा को बोलते हैं दाईं प्राथमिक श्वसनी। इसको बोलते हैं दाईं प्राथमिक, इसे बोलते हैं दाईं प्राथमिक श्वसनी, इसको बोलते हैं दाईं प्राथमिक श्वसनी। ये वाला भाग जो बाएं फेफड़े में जा रहा है इसे हम बोलते हैं बाईं प्राथमिक श्वसनी, इसे हम बोलते हैं बाईं प्राथमिक श्वसनी, इसे हम बोलते हैं बाईं प्राथमिक श्वसनी। यस, बाईं प्राथमिक श्वसनी बोलते हैं। बोला सर ठीक है। अब पूछेगा सर ये वाला जो पॉइंट था, अगर मैं यहां पे खंजर लूं और खंजर लेके आपके यहां गाड़ दूं, भाई साहब क्या जान लोगे हमारी सनम, इतना बुरा हाल करोगे क्या? है खंजर मारोगे? अब ऐसी नौबत आ गई क्या यार? तो फिर मैं ये कहूंगा कि उनके जख्म देने का अंदाज कुछ ऐसा है, कि उनके जख्म देने का अंदाज कुछ ऐसा है, जख्म देकर पूछते हैं अब हाल कैसा है, देकर जहर हाथों में कहते हैं इसे पीना होगा, और पीने के बाद कहते हैं अब तुझे मेरे लिए जीना होगा, जीना होगा, जीना होगा। इसकी तो रील काट लेना, है ना, फिर बाउंडर मच जाएगा। तो कहने का मतलब तुम कह रहे हो गुरुजी खंजर ले और हम इस पॉइंट पे ऐसे खंजर डालें और चेक करें, तो इधर से खंजर डाला, इधर से खंजर बाहर निकला, तो देखा यहां पे बाहर निकला, तो ये जो पॉइंट था वो था 5वें नंबर की वक्षीय कशेरु का। तो हमें पता चल गया ना कि ये श्वास नली दो शाखाओं में विभक्त होती है, वो किसके सामने है? हमने बोला ये जो भाग है ये मेरे पास है T5, T5। ये भाग कौन सा है? ये मेरे पास है T5, दैट इज 5वीं, दैट इज 5th वक्षीय कशेरु का, दैट इज 5th वक्षीय कशेरु का, कशेरु का। तो जब भी बोले कि आप बताओ कौन सी वक्षीय कशेरु का पर जाकर श्वास नली दो शाखाओं में बट गई, एक प्राथमिक श्वसनी दाईं, एक बाईं प्राथमिक श्वसनी, तो आप कहोगे 5वीं वक्षीय कशेरु का, दैट इज T5 पे। बाईं वाली बाएं फेफड़े में आ गई, दाईं वाली दाएं फेफड़े में आ गई। अब बोला उसके बाद क्या हुआ, बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला ये बाईं वाली बाएं फेफड़े में आ गई, दाईं वाली दाएं फेफड़े में आ गई, और आगे जाके ये शाखाओं में विभक्त हो गई। ये लो, आगे जाके ये शाखाओं में विभक्त हो गई। ये लो, लगातार ये किस में विभक्त होती गई भैया? ये शाखाओं में विभक्त होती गई। ये लगातार शाखाओं में विभक्त होती गई, ये लगातार शाखाओं में विभक्त होती गई। ये लो, जब हमने इनके लास्ट में जाके देखा तो हमें क्या दिखाई दिया कि इन शाखाओं के लास्ट में हमें यहां ये अंगूर के से गुच्छे दिखाई दिए, ये अंगूर के से गुच्छे दिखाई दिए, ये अंगूर के से गुच्छे दिखाई दिए। ये अंगूर के से गुच्छे जो मेरे पास है यही एग्जैक्टली में कूपिकाएं हैं। यही मेरे पास क्या थी मेरे बच्चे? यही मेरे पास जो थी ये कूपिकाएं थी। कूपिकाएं थी जो कैसी थी?
पतली भित्ति युक्त संवहनीय थैली के समान संरचना। तो हमने बोला ये कूपिकाएं थी। ये कैसी थी? मैंने बोला पतली भित्ति युक्त संवहनीय थैली। संवहनीय थैली, ये पतली भित्ति युक्त संवहनीय थैली थी और इसी को बोलते फेफड़े की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई। मतलब फेफड़े के अंदर गई, वो कौन गई? प्राथमिक श्वसनी, ये जाके द्वितीयक श्वसनी में बदली, द्वितीयक श्वसनी में विभक्त हुई, द्वितीयक श्वसनी से क्या बनी? तृतीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी से क्या बनी? प्रारंभिक श्वसनिका, प्रारंभिक श्वसनिका से क्या बनी? अंतस्थ श्वसनिका, और फिर धीरे 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 जाके आगे क्या बन गई? कूपिकाएं बन गई। आगे जाके क्या बन गई? कूपिकाएं बन गई। यही पूरी की पूरी कहानी है। किसके बारे में? हमारी श्वास नली के बारे में, हमारी श्वास नली के बारे में। अब देखो भाई, बात थी गुरु जी, हमने कहा हाँ रे रसगुल्ले, हाँ रे रसगुल्ली। सर एनसीईआरटी माता क्या कहती है? बेटा मैंने ये जो लाइन टाइप कर रखी है ना, ये एनसीईआरटी माता की लाइन है। एनसीईआरटी माता बोली कि श्वास नली तो एक सीधी नली का है जो वक्ष के मध्य भाग तक फैली है। मैंने बोला था ना ग्रीवा से शुरू होकर मध्य वक्ष पे गई। हमने बोला ये कह रहा है पांचवी वक्षीय कशेरुका पे जाके ये दो शाखाओं में बट गई, एक दाई प्राथमिक श्वसनी और एक बाई प्राथमिक श्वसनी। फिर हमने कहा प्रत्येक श्वसनी विभाजित हुई और उसने क्या बनाई? द्वितीयक तृतीयक श्वसनिका बनाई, और लास्ट में वो जाके अंतस्थ श्वसनिका पे समाप्त हुई। तो चालन क्षेत्र का अंतिम भाग था अंतस्थ श्वसनिका। अब ये अंतस्थ श्वसनिका आगे जाती है और आगे जाके क्या बनाती है? पतली भित्ति युक्त पतली अनियमित भित्ति युक्त संवहनीय थैली बनाती है। और उस संवहनीय थैली को क्या बोलते हैं? कूपिका। क्या बोलते हैं? कूपिका। कहने का मतलब क्या निकला रे मेरे रसगुल्ले? बोलना, लाडले रसगुल्ले, लाडली रसगुल्ली, अरे बोलना बोलना। कोई तो रोक लो, ऐसी भी क्या बात है, कोई तो रोक लो। सर हम नहीं रुकेंगे, हम लगातार पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये निकला कि ये जो इतनी बड़ी रामायण एनसीईआरटी में थी, मैंने इस डायग्राम में सब लिख दिया। ये डायग्राम खुद बोल उठेगा कि बता तेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है ना? तुम इस डायग्राम को देखना, जैसे प्रेमिका के चेहरे को देख के तुम उसका हाल दिल जान जाते हो, ऐसे ही जब इस डायग्राम को देखोगे तो ये कहेगा इतनी प्यार से मेरी तरफ ना देखो। लेकिन तुम देखना, जब बड़े ध्यान से देखोगे तो एक एक कंसेप्ट जो था वो क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यस मेरे दोस्तों, यहां पे जाके श्वास नली हुई खत्म। चले, इतनी कहानी क्लियर है तो एक बार स्क्रीन पे दिल निकाल के फेंक दो और अपनी रसगुल्ली से कह दो कि सुनो मेरी रसगुल्ली, स्काई सर आने वाले हैं, तू फूल ना बिछाना राहों में, हम दिल बिछाने वाले हैं, दिल बिछाने वाले हैं। और कमेंट बॉक्स में दिल की बौछार कर दी जाए ताकि मैं और आगे की कहानी बड़े ही जबरदस्त एनर्जी के साथ आपको बताऊं। यस, चले भैया, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर चुके हैं श्वास नली के बारे में, उसके बाद हम आज कहानी बढ़ाते थोड़ा सा आगे, हम बात करते तुम्हारे फेफड़ों के बारे में। हाँ जी, हम बात करते तुम्हारे फेफड़ों के बारे में, फेफड़ों के बारे में। बड़े ध्यान से देखना। वो पूछेगा सर कुछ बातें करनी थी। हमने कहा पूछो। बोला बताओ फेफड़े की उत्पत्ति किससे हुई? हमने कहा हम में जो फेफड़े होते हैं वो कितने होते हैं? दो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे शरीर में फेफड़े दो होते हैं, एक बायां फेफड़ा और एक दायां फेफड़ा। मतलब हमारे में वन पेयर फेफड़े होते हैं। ये किससे बनते हैं? हमने बोला एंडोडर्म से बनते हैं। किससे बनते हैं? एंडोडर्म से। अब हमारे फेफड़े कैसे होते हैं? हमारे फेफड़े एकदम तुम रसगुल्लों की तरह होते हैं। जैसे रसगुल्ले में बहुत बारीक बारीक छिद्र से होते हैं जिनमें रस भरा होता है, ऐसे ही रसगुल्ला ऐसे तो ठोस है लेकिन उसके अंदर जो बारीक बारीक होल्स है उनमें क्या भरी होती है? भरा होता है, रस भरा होता है। ऐसे ही हमारा जो फेफड़ा है वो ठोस होता है और स्पंज वाले रसगुल्ले की तरह कैसा होता है? स्पंजी। और उसमें छोटे छोटी महीन महीन जगह होती है, उन महीन महीन जगह में क्या भरी होती है? वायु। इसलिए हमने बोला कि हमारे अंदर फेफड़े स्तनधारियों में कितने होते हैं? एक जोड़ी। वो कैसे होते हैं? वो ठोस होते हैं, वो स्पंजी होते हैं। लेकिन खास बात थी
कि हमारे फेफड़े जैसे एक रसगुल्ले को जब हम दबाव लगाते हैं तो वो पिचकता है, उसका रस बाहर निकल जाता है, और जब हम ढीला छोड़ते हैं तो धीरे धीरे रस भरता है, वो फैल जाता है। तो हमारे रसगुल्ले की भी यही कहानी है कि रसगुल्ले के अंदर खुद के अंदर पेशियां नहीं होती। तो याद रखना, फेफड़े में पेशियां क्या है? अनुपस्थित। इसलिए फेफड़ा अपने आप फैल नहीं सकता, अपने आप सिकुड़ नहीं सकता, मतलब वो अपने आयतन में खुद परिवर्तन नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पेशियां नहीं है। तो बोला भैया, जैसे गुरुजी आप कह रहे हो रसगुल्ले को हमने हाथ में पकड़ के दबाया तब उसका रस बाहर निकला, जब हमने छोड़ दिया, वो बल हटा लिया, तो वो धीरे धीरे रस भरने लगा, वो फैल गया। तो आप बताओ फेफड़ों के साथ ऐसा कौन करता है? बेटा फेफड़े के ऊपर जो दबाव लगाने का काम करती है वो करती है वक्ष्य गुहा, क्योंकि वक्ष्य गुहा के पास पेशियां है। तो कहने का मतलब कि फेफड़े में पेशियां नहीं, इसलिए फेफड़ा अपने आयतन में परिवर्तन नहीं कर सकता। लेकिन सांस लेने के लिए हमें फेफड़े के आयतन में परिवर्तन करवाना पड़ेगा। जब हम इंस्पायरेशन करेंगे, वायु को अंतर्ग्रहण करेंगे, अंतःश्वसन करेंगे, तो फेफड़े फैलेंगे। जब हम वायु को बाहर त्याग करेंगे तो फेफड़े को सिकोड़ना पड़ेगा, उनका आयतन घटाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये काम करवाने के लिए हमें बाहर से उन पे क्या लगाना पड़ेगा? दबाव। जैसे रसगुल्ले को पिचकाने के लिए या रिलैक्स करने के लिए हमने हाथ से दबाव लगाया था, तो ऐसे दबाव लगाना पड़ेगा। और वो दबाव कौन लगाएगी? वक्ष्य गुहा, क्योंकि वक्ष्य गुहा के पास पेशियां है। तो सीधी बात निकल के ये आई कि हमारे फेफड़े अपना आयतन परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन फेफड़े के आयतन में परिवर्तन बहुत जरूरी है। इसलिए कि हमारे फेफड़े कहां स्थित होते हैं? हमारे फेफड़े स्थित होते हैं बेटा वक्ष्य गुहा में। अब सवाल था कि सर ये बात ठीक है कि फेफड़े वक्ष्य गुहा में है, लेकिन ये तो बताओ ये वक्ष्य गुहा कैसे बनती है? हाँ, ये बड़ा प्यारा सवाल था। बड़े ध्यान से देखना, एनसीईआरटी माता ने जो लंबी चौड़ा पैराग्राफ लिख के दे रखा ना, मैं उसको डायग्राम में समेट दूंगा, है ना। बस यही मेरी सबसे खास बात है कि मैं डायग्राम ले लेके पढ़ाता हूं भाई साहब, ताकि हर चीज को हम आंखों से देख पाए, विजुअलाइज कर पाए कि कैसे हुआ। जब हमें हर चीज समझ में आ गई तो रामायण तो कितनी लिख दो, वो पेज भरने के लिए जो एग्जाम में लिख के आते हैं। बस यही खास बात है। और बायोलॉजी तो सब्जेक्ट ही ऐसा ही है कि जितने ज्यादा डायग्राम से चीजें समझे उतनी बढ़िया है। रामायण का तो रट्टा मारना पड़ेगा, और बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट कत्ता ही नहीं है। चले तो वक्ष्य गुहा के बारे में बता दूं क्या? बोल दो ना जरा, दिल में है जो छिपा। मैं सभी को चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा कि मेरी रसगुल्ला आर्मी मेरा स्वाभिमान। यस। तो भाई साहब देखो, मैं बात करता हूं आपके सामने, वो बात करता हूं इस वक्ष्य गुहा के बारे में। मैं आपसे बात करता हूं मेरे दोस्त, वो बात करता हूं वक्ष्य गुहा के बारे में। बेटा हमारी ये वक्ष्य गुहा जो है, ये वक्ष्य गुहा एग्जैक्टली में एक वायु रोधी कक्ष है, एकदम वैक्यूम होता है, एयर टाइट चैम्बर है। तो हमने बोला ये कैसा है वक्ष्य गुहा? ये मेरे पास है वायु रोधी कक्ष। जब भी बोले वक्ष्य गुहा कैसा कक्ष है, हमने बोला वक्ष्य गुहा जो है वो वायु रोधी कक्ष है। वक्ष्य गुहा कैसा कक्ष है? वक्ष्य गुहा वायु रोधी कक्ष है। बोला सर ठीक है, अब हमें बताओ कि ये वक्ष्य गुहा कैसे बनी। भाई साहब हम बड़े हिसाब से बात करते हैं। ये ऊपर वाला भाग, इसको मैं लिख देता हूं अग्रभाग। इधर वाला भाग को हमने लिख दिया, ऊपर की साइड वाला है मेरे पास, इसको मैंने लिख दिया अग्रभाग। नीचे की साइड वाला भाग, इस भाग को मैंने लिख दिया मेरे दोस्त पश्च भाग। बड़े ध्यान से देखना, इसको मैंने लिख दिया पश्च भाग। बोला सर ठीक है। ये पीछे वाला जो रीढ़ की हड्डी की साइड है, इसको मैंने लिख दिया पृष्ठ भाग। इसको मैंने लिख दिया मेरे बच्चे पृष्ठ भाग। ये जो आगे वाला भाग है ये वाला, इसको मैंने लिख दिया अधर भाग। ये लो। अब भाई मैं वक्ष्य गुहा के बारे में बताता हूं। जब भी मेरे से पूछेगा कि बताओ वक्ष्य गुहा का निर्माण अधर सतह पर कौन करता है, बेटा अधर सतह पर यहां पर हमारे पास पाया जाता है स्टर्नम। अधर सतह पर यहां पर हमारे पास क्या पाया जाता है मेरे बच्चे? हमने बोला अधर सतह पर यहां पर मेरे पास पाया गया, ये पाया गया स्टर्नम, जिसे अपन बोलते उरोअस्थि। क्या बोला? हमने बोला अधर सतह पर ये जो पाया गया, ये मेरे पास पाया गया स्टर्नम, जिसको अपन बोलते उरोअस्थि। पृष्ठ सतह पर, बेटा पृष्ठ सतह पर हमारे पास पाई गई रीढ़ की हड्डी, जिसको अपन बोलते कशेरुक दंड। हमने मान लिया ये रहा अपना
कशेरुक दंड जो कौन सी सतह पे है, जो कि पृष्ठ सतह पे है, और पृष्ठ सतह पर ही किसका निर्माण कर रहा है, हमने बोला ये मेरे पास कशेरुक दंड। ये मेरे पास है, वो मेरे पास है कशेरुक दंड। तो हमने बोला अग्र सतह पर कौन बनाता है, अधर सतह पर कौन बनाता है, आप कहोगे स्टर्नम। पृष्ठ सतह पर कौन बनाता है, कशेरुक दंड बनाता है, कशेरुक दंड बनाता है। वो कहेगा पश्च भाग में कौन बनाता है। बेटा इस पश्च भाग में आप देखोगे तो पश्च भाग की कहानी है ये। पश्च भाग की कहानी ये, और इसको अपन बोलते हैं डायफ्राम। इसको अपन बोलते हैं डायफ्राम। बोला सर ठीक है, अब बताओ गुरुजी, आप बताओ इसको पार्श्व सतह पर कौन बनाता। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको पार्श्व सतह पर कौन बनाता है, पार्श्व सतह पर कौन बनाता है। बेटा बड़े ध्यान से देखना, जब भी कोई कहे पार्श्व सतह पर कौन बनाता है, तो उससे पहले मान लीजिए, आपको मैं एक बात बता देता हूं मेरे दोस्त। आप मान लीजिए अपने पास ये जो संरचना है, इसी को हमने मान लिया ये हमारा फेफड़ा है। हमने बोला ये जो संरचना हमें दिखाई दे रही है, हमने मान लिया ये हमारा क्या है, फेफड़ा है। हमने बोला ये अपने पास जो है, ये अपने पास है फेफड़ा। पूछेगा फेफड़ा जो था वो वक्ष गुहा में है, और पूछ रहा है कि बताओ वक्ष गुहा को अधर सतह पर कौन बनाता है, स्टर्नम। पृष्ठ सतह पर कौन बनाता है, कशेरुकदंड। पश्च भाग में कौन बनाता है, डायफ्राम। वो कहेगा पार्श्व सतह पे, दैट इज बगल में, ये वाले पार्ट में कौन बनाता है। बेटा इस वाले पार्ट में बनाने के लिए यहां पे ये रही पसलियां। बेटा ये जो अपने पास दिखाई दे रही है, ये जो अपने पास दिखाई दे रही है, एग्जैक्टली में यही अपने पास है पसलियां। ये पसलियां जो बनाती है वो कौन से भाग में, हमने बोला ये बना रही है पार्श्व भाग में, बगल वाले भाग में। तो जब भी पूछे बताओ वक्ष गुहा कैसे बनी, वक्ष गुहा कैसे बनी, तो आपका सीधा सा बात है, सीधा सा आपका जवाब है अधर सतह पर किसने बनाया, स्टर्नम ने। पृष्ठ सतह पर किसने बनाया, कशेरुक दंड ने। पश्च भाग में किसने बनाया, आप कहोगे डायफ्राम ने। वो कहेगा पार्श्व भाग में किसने बनाया, आप कहोगे पसलियों ने। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको बच्चे ये पसलियां दिखाई दे रही है, और इन पसलियों के बीच में आपको ये अवकाश भी दिखाई दे रहा होगा। भली बात, ये जो मैंने रेड कलर से बना दिया, ये अवकाश भी आपको इन पसलियों के बीच में दिखाई दे रहा होगा। बोला यस सर, पसलियों के बीच में हमें ये अवकाश भी दिखाई दे रहा है। बेटा पसलियों के बीच में आपको ये जो अवकाश दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, इसको अपन बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। इसको अपन बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। पसलियों के बीच में ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को ही क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। हमने क्या देखा कि यार पसलियों के बीच में ये जो इंटरकोस्टल स्पेस मेरे भाई दिखाई दे रहा है, इस स्पेस जो हमें दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली में इस स्पेस वाले भाग में ही हमें यहां पर कुछ मसल्स दिखाई दी, यहां पर कुछ मसल्स दिखाई दी, यहां पर कुछ पेशी दिखाई दी, यहां पर कुछ पेशी दिखाई दी। ये लो यहां पर ये मसल्स है।
हमने बोला ये हरे रंग वाली जो मुझे दिखाई दे रही है, ये हरे रंग वाली जो मुझे दिखाई दे रही है, ये हरे रंग वाली क्या है? हमने बोला भाई ये हरे रंग वाली जो दिखाई दे रही है ये है अंतर परसुक पेशी, अंतर परसुक पेशी, जिसको बोलते इंटरकोस्टल मसल। इसी को बोलते इंटरकोस्टल मसल्स, दैट इज ICM, अंतर परसुक पेशी इंटरकोस्टल मसल, ICM बोलते हैं। अब भैया ये इंटरकोस्टल मसल जो थी, ये इंटरकोस्टल मसल दो प्रकार की होती है, आपने नाम सुना होगा, एक बाह्य अंतरापरसुक पेशी दैट इज EICM, एक नाम सुना होगा बाह्य अंतरपरसुक पेशी दैट इज EICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और एक दूसरा नाम आपने सुना होगा बेटा IICM दैट इज आंतरिक अंतरपरसुक पेशी, जिसे बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अब याद रखना ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, ये तो इंस्पायरेशन में सहायक है। किस में सहायक है? इंस्पायरेशन में, इसलिए इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी मसल्स, इंस्पायरेटरी पेशी, क्योंकि ये इंस्पायरेशन में सहायक है। जबकि IICM जो है ये बलपूर्वक एक्सपायरेशन, जब जोर लगा के हम सांस छोड़ते हैं ना तब सहायता करती है, ये बलपूर्वक एक्सपायरेशन के लिए में सहायक है, ये बलपूर्वक एक्सपायरेशन में सहायक, ये बलपूर्वक एक्सपायरेशन में सहायक है। नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो कुछ नहीं, ये कहेगा जोर लगा के सांस छोड़ो, बाबा रामदेव के योगा में करवाता है ना, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी मसल। इसलिए इसको क्या बोलते हैं मेरे बेटा? इसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी मसल, दैट इज एक्सपायरेटरी पेशी। अगला सुनना सर, अब बताओ जब एक इंसान इंस्पायरेशन करता है तो इंस्पायरेशन के दौरान कौन कौन सी पेशियों में संकुचन होता है जिसकी वजह से वक्ष्य गुहा का आयतन बढ़ता है? बेटा एक तो इस EICM में होता है और दूसरा होता है इस डायफ्राम में। दूसरा किस में होता है मेरे बच्चे? दूसरा होता है इस डायफ्राम में। तो ध्यान रखना ये डायफ्राम जो होता है ये होता है गुंबदाकार। डायफ्राम जो होता है इसकी है गुंबदाकार संरचना। जब भी बोले कि डायनासोर की संरचना कैसे, सॉरी इस डायनासोर का नाम है, डायफ्राम की संरचना कैसी होती है? गुंबदाकार संरचना होती है, और ये भी इंस्पायरेटरी पेशी है, इंस्पायरेटरी पेशी है, ये भी इंस्पायरेटरी पेशी है। इंस्पायरेशन में क्या करता है? सहायता करता है, इंस्पायरेशन में सहायता करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि हमें यह तो पता हो गया कि फेफड़े के अंदर खुद की पेशियां नहीं थी, इसलिए फेफड़ा वक्सीय गुहा में स्थित है। वक्सीय गुहा का अधर सतह पर निर्माण करता है स्टर्नम, पृष्ठ सतह पर निर्माण करता है कशेरुकदंड, पश्च भाग में निर्माण करता है डायफ्राम, और पार्श्व सतह पर निर्माण होता है पसलियों से। और पसलियों के बीच के अवकाश में पाई जाती है इंटरकोस्टल पेशियां, जो दो प्रकार की है, एक EICM और एक IICM। डायफ्राम भी एक इंस्पायरेटरी मसल है। अब बोला होगा क्या बेटा? एग्जैक्टली में फेफड़े के आयतन में परिवर्तन जो था वो परिवर्तन कौन करवाएगी? ये वक्ष्य गुहा की पेशियां करवाएगी, ये वक्ष्य कक्ष की पेशियां करवाएगी। वक्ष्य गुहा का आयतन अगर बढ़ेगा तो फेफड़े का आयतन भी बढ़ेगा, और अगर वक्ष्य गुहा का आयतन घटेगा तो फेफड़े का आयतन भी घटेगा। मतलब जैसा परिवर्तन वक्ष्य गुहा में होगा वैसा ही परिवर्तन फेफड़े में होगा। तो मैं ये बात लिख देता हूं कि यदि वक्ष्य गुहा का आयतन क्या हुआ बेटा? इंक्रीज। तो मैंने बोला क्या हुआ? फेफड़े का आयतन वो भी क्या होगा? हमने बोला फेफड़े का आयतन भी बढ़ेगा। यदि वक्ष्य गुहा का आयतन हम घटा देंगे तो फेफड़े का आयतन
वो भी क्या होगा बेटा, घटेगा। इस बात को हमें याद रखना है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। इसी वजह से हमारी एनसीईआरटी माता ने एक लाइन लिखी है। क्या लिख दिया भाई एनसीईआरटी माता ने? अरे हमारी एनसीईआरटी माता ने लिखा है कि जैसा परिवर्तन वक्ष गुहा के आयतन में होता है, वैसा ही परिवर्तन फेफड़े के आयतन में प्रतिबिंबित होता है, दिखाई देता है। क्यों? इसी वजह से कि वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा तो फेफड़े का बढ़ेगा, वक्ष गुहा का आयतन घटेगा तो फेफड़े का आयतन भी घटेगा घटेगा घटेगा। यस मेरे दोस्त, यही वजह है। चले भैया, पूछेगा सर ठीक है, हमें इतनी बात पता हो गई, अब थोड़ी सी बात और बता दो फेफड़े के बारे में। हमने कहा सुनो, हम थोड़ी सी बात और बता देते हैं। बच्चे आपको याद होगा हमारी एनसीईआरटी माता ने ये डायग्राम बना रखा है, और एनसीईआरटी माता ने जो ये डायग्राम बनाया है इसमें दोनों फेफड़ों को दर्शा रखा है। एनसीईआरटी माता ने बता रखा है कि ये तो मेरे पास है दायां फेफड़ा, और इधर ये जो मेरे पास है ये है बायां फेफड़ा। बायां फेफड़ा, याद करो ये है हमारा दिल। ए दिल है मुश्किल, ये दिल है, और दिल थोड़ा सा धकेले रखता है किसको? बाएं वाले फेफड़े पे थोड़ा सा दबाव लगाता है, इसलिए बाएं फेफड़े पे गड्ढा पड़ जाता है जिसे बोलते हैं कार्डियक नोच। कार्डियक नोच, वो याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं टॉपिक पे आता हूं, बड़े ध्यान से देखना। आप बड़े ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मेरे पास है डायफ्राम। ये जो अपने पास है ये मेरे पास है डायफ्राम, और ये मेरे पास है, ये जो दिखाई दे रहा है ये पसलियों के, ये पसलियों के कटे सिरे, ये पसलियों के कटे सिरे हैं, पसलियों के कटे हुए सिरे हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। अब कंसंट्रेशन का लेवल जबरदस्त बढ़ाना। भैया नॉर्मल अवस्था में आप देखोगे तो फेफड़े के अंदर वायु भरी होती है, और उस फेफड़े के अंदर भरी हुई वायु जो थी वो फेफड़े की दीवार पे दबाव लगाती है, उसे बोलते हैं अंतरा फुफ्फुसीय दाब, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर उसे बोलते इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। अंतरा फुफ्फुसीय दाब, ये इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर में शॉर्ट में लिख देता हूं इसको आईपीपी। इसकी वैल्यू जो होती है बेटा वो होती है 760 mmHg। तो मैं ये कह दूं अगर फेफड़े को देखोगे तो इस फेफड़े के अंदर भी आईपीपी की वैल्यू कितनी है? 760 mmHg। इसको भी देख लो, इसमें भी आईपीपी की वैल्यू कितनी है? 760 mmHg। चले, वो पूछेगा सर एक फेफड़े को देखे तो, बेटा किसी भी फेफड़े को देख लो, फेफड़े के ऊपर दोहरा आवरण पाया जाता है। अब देखो फेफड़े के अंदर एक आवरण तो ये रहा जो बाहर की साइड है, एक अंदर वाला आवरण आपको ये दिखाई दे रहा, यस ये दिखाई दे रहा है, ये अंदर वाला आवरण है। तो फेफड़े के ऊपर क्या पाया जाता है? दोहरा आवरण पाया जाता है। इस दोहरे आवरण को बोलते प्लूरा, इसी को क्या बोलते? प्लूरा। तो जब भी बोले प्लूरा क्या है, मैं बोला ये फेफड़े के चारों तरफ का दोहरा सुरक्षात्मक आवरण है। तो फेफड़े का दोहरा सुरक्षात्मक आवरण है। तो ये मेरे पास क्या है? हमने बोला ये मेरे पास है फेफड़े का दोहरा सुरक्षात्मक आवरण है। ये फेफड़े का दोहरा सुरक्षात्मक आवरण है। आप देखिए ये दोनों प्लूरा थे, अंदर वाले और बाहर वाले, इन दोनों आवरण के बीच में बेटा आपको अवकाश दिखाई दे रहा होगा।
इन दोनों के बीच में ये जो अवकाश दिखाई दे रहा है, इस अवकाश को अपन बोलते हैं, वो बोलते हैं प्लूरल गुहा। इसको बोलते हैं प्लूरल गुहा, प्लूरल गुहा। तो प्लूरा के बीच में क्या है? अवकाश। और उस अवकाश को क्या बोलते हैं? प्लूरल गुहा। और ये प्लूरल गुहा जो थी, इसमें लिक्विड मटेरियल भरा होता है जिसे बोलते हैं प्लूरल द्रव। तो मैंने बोला इसमें प्लूरल द्रव्य भरा होता है, इसमें प्लूरल द्रव्य भरा होता है। पूछेगा बताओ प्लूरल गुहा में क्या भरा होता है? तो हमने कहा कि प्लूरल गुहा वो गुहा थी जिसमें प्लूरल द्रव्य भरा होता है। चले भैया, पूछेगा सर इसका मतलब क्या निकला? भैया इसका मतलब सीधा सीधा निकला कि ये प्लूरल गुहा है, और इस प्लूरल गुहा में ये पीले रंग का जो मैंने भर दिया, ये मेरे पास प्लूरल द्रव है। हमने बोला इनमें ये जो पीले रंग का भर दिया मेरे भाई, ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास क्या है? हमने बोला ये जो पीले रंग का मैंने भर दिया, ये मेरे पास है प्लूरल द्रव्य। ये प्लूरल द्रव्य क्या काम करता है? मैंने बोला ये फेफड़े की सतह पर घर्षण को कम करता है। ये क्या काम करता है? हमने बोला फेफड़े की सतह पर घर्षण को कम करता है, कम करता है। फेफड़े की सतह पर घर्षण को कम करता है। कौन? बेटा ये प्लूरल द्रव्य, ये प्लूरल द्रव्य। अब मेरे को बता दो, क्या इतनी सी कहानी फेफड़े के बारे में क्लियर है? क्या इतनी सी कहानी फेफड़े के बारे में क्लियर है? जल्दी से मुझे बता दो। क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर है। अब बात थी गुरुजी, आपने फेफड़े की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई बताई थी कूपिका। तो अगर हम कूपिका को निकाल के देखें तो उसकी संरचना कैसी होती है? बेटा यस, इसके लिए हमें फेफड़ा जो था, इस फेफड़े को काटना पड़ेगा और काट के फिर फेफड़े का अध्ययन करना पड़ेगा। तब हम कूपिका के बारे में बता पाएंगे कि एक कूपिका जो था वो एक गुच्छे से अंगूर की तरह तोड़ेंगे, फिर उसको देखेंगे, तब पता चलेगा कि एक कूपिका कैसी है। और ये सारी की सारी बातें मैं आपसे अगले लेक्चर में बात करूंगा। आज के लेक्चर में मैं आपसे ये बात नहीं करूंगा। मतलब आज का जो मेरा बवंडर लेक्चर है, वो बवंडर लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। तो अगला लेक्चर जब आएगा तो उसमें यहां तक के पोर्शन को बड़े अच्छे से पढ़ के आना, सलीके से लर्न करके आना। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि अगले ही लेक्चर में मैं क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा। जी हां, क्योंकि आज का पोर्शन जो था वो तो बहुत सारा पोर्शन तो बेसिक चीज थी, उसमें क्वेश्चन बन नहीं रहे थे। अगले वाले में मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा और फिर पता करूंगा कि आज वाले लेक्चर से प्लस अगले लेक्चर से क्या सीखा। और मुझे पता है रसगुल्ला आर्मी ईमानदारी से पढ़ रही है, वो मेरी इज्जत जो थी उस इज्जत के फालूदे नहीं बनवाएगी। वो ईमानदारी से पढ़ेगी, ईमानदारी से जवाब देगी, क्योंकि उन्होंने एक बात दिल में बिठा ली है। सर क्या बिठा ली है? बोल दूं क्या शायरी? सर बोल दो। आप लोगों ने बात दिल में बिठा ली है कि खुद से हार जाऊं तो अलग बात है। अरे खुद से हार जाऊं तो अलग बात है, तकदीर के आगे झुकने वाला मैं नहीं। मुश्किलों से कह दो कि अपनी रफ्तार बढ़ा ले, क्योंकि अगर मैं शुरू हुआ तो फिर झुकने वाला रुकने वाला नहीं, मैं शुरू हुआ तो फिर रुकने वाला नहीं, रुकने वाला नहीं। तो भाई साहब इसी बवंडर के साथ आपको पढ़ाई करनी है। तब तोड़ प्यार आप लोगों की साइड से मुझे मिल रहा है। बस प्यार ऐसे ही बाउंडर देते रहिएगा, मैं इतनी ही जान लगा के आपको पढ़ाता रहूंगा और कदम से कदम मिला के आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज की तरफ चलेंगे।
ठीक है जी। तो दोस्तों इसी के साथ आज का बाउंडर लेक्चर हुआ खत्म। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।